आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे भारत का जो नदी तंत्र है, भारत की जो विभिन्न नदियां हैं उनके बारे में। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में भी, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और आई एम श्योर कि एक बार अगर आप क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो कभी भी आपका जो डाउट है वो नहीं रहेगा। दोस्तों टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको मुख्यतः 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। 3 क्लास के अंदर पहली 2 क्लास जो रहेगी दोस्तों थ्योरी की रहेगी, उसमें 2 पार्ट में करेंगे हम हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरी क्लास रहेगी उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हम पहला टॉप पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमालय नदी तंत्र जो है उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है। हिमालय का जो अपवा तंत्र है या हिमालय का जो नदी तंत्र है दोस्तों, वो मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर के बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है दोस्तों हिमालय गंगा तंत्र की या हिमालय अपवा तंत्र जो है उसकी प्रमुख नदियां हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सिंधु का जो अपवा, सिंधु नदी का जो तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सिंधु नदी, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो आपका ऊपर का हिस्सा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का कुछ क्षेत्र जो है कवर करती है। उसके बाद में यह पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। सिंधु नदी मुख्यतः जैसा कि देख रहे हैं, यह यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यह 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, फिर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? डैमचौक से। कहाँ से दोस्तों? भारत में ये डैमचौक से, लद्दाख के पास डैमचौक जो है वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद में पाकिस्तान में, उसके बाद कहाँ से दोस्तों? गिलगिस्तान से होते हुए ये क्या है, एक दर्दिस्तान करके जगह है। कौन सी? दर्दिस्तान करके एक जगह है, वहाँ से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कराची के पूर्व में, कराची शहर इस तरफ रहता है, तो कराची के पूर्व में से होते हुए दोस्तों यह अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह सिंधु की कुल लंबाई कितनी है? ऑलमोस्ट 3180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। और अरब में भी देखें तो रण ऑफ कच्छ में ये जाके गिरती है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, इसमें कुछ रिलेटेड इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। बाईं तरफ से एक प्रमुख सहायक नदी आके मिलती है दोस्तों, सिंधु की जो बाईं तरफ है वहां से एक सहायक नदी मिलती है, उसका नाम है जास्कर। और दाहिनी तरफ से दोस्तों क्या है? श्योक नदी मिलती है। कौन सी? श्योक नदी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पर जो भावलपुर जगह करके है पाकिस्तान में, वहाँ पे पंच नदी या 5 नदियाँ मिलती हैं। ये 5 नदियाँ दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ एक तरह से कह सकते हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर समझ में आया दोस्तों? एक प्रमुख शहर लेह भी जो हो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन से तट पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है दोस्तों। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह नाम का शहर स्थित है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख के, कौन सा? दमचौक नहीं है, ये डैमचौक है। कौन सा है? डैमचौक। डैमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किसी को, मेरे प्यारे भाई को अगर लिखना है तो दोस्तों लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आप लिख सकते हैं। आगे बहती हुई, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गिलगिस्तान से होते हुए दर्दिस्तान के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और कराची के पूर्व में होते हुए कहाँ पे? अरब सागर में मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 2880 मीटर है। 2880 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 3180 मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको 2900 मिलेगी। एग्जैक्ट फिगर इसका 2880 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत का लेह शहर सिंधु के दाहिने तट पर है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब बात करते हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। कौन सी हैं? चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी और व्यास और सतलज नदी। ये इसकी 5 प्रमुख नदियां हैं। 5 प्रमुख नदियां हैं। ये पांचों नदियां दोस्तों सतलज में आके मिलती हैं और उसके बाद में ये ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर पांचों एक साथ बहती है। पहले अलग अलग आती है, 45 किलोमीटर ये पांचों साथ में बहती हैं और उसके बाद में सिंधु के अंदर जाके मिल जाती है। अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी ये कहाँ से उद्गम होती है? K12 लारा दर्रा। K12 लारा दत्ता मत कर देना भाई लोगों। ठीक है, K12 लारा दर्रा नाम की एक जगह है। वहाँ दर्रा आप समझते होंगे ईश्वर कि पहाड़ों के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में जो पास होता है, रास्ता जो होता है कनेक्ट करता है, जो बेसिकली 2 लैंड एरिया को कनेक्ट करता है, तो उसको दर्रा बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं अपने शॉर्ट वीडियोज़ में दर्रे सारे करवा रहा हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा।
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, K2 लारा दर्रे से यह निकलती हैं और आगे चल करके दोस्तों क्या है, हिमाचल में इस नदी का निर्माण जो है, हिमाचल के अंदर यह जो नदी है दोस्तों, हिमाचल के अंदर दो नदियों से मिलकर के बनती है। हिमाचल में यह दो नदियों से मिलकर बनती हैं, तो एक है चंद्र और एक है भागा। चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनती हैं, इसलिए हिमाचल में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और पाकिस्तान में जाकर के यह क्या है, पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, इसी नदी के अंदर ना, चेनाब के अंदर ही बाकी जो चार नदियां हैं, सतलज, झेलम, रावी और व्यास नदी, इसी में आकर के मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात। हिमाचल में ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूँ, सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदियाँ आकर के मिलती हैं, डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम दूसरी प्रमुख नदी की, जो कौन सी है आपकी, झेलम नदी। कौन सी है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, झेलम नदी। झेलम दोस्तों कश्मीर घाटी के अंदर बेरीनाग करके एक जगह है। कौन सी दोस्तों, बेरीनाग। कौन सी, बेरीनाग। कश्मीर घाटी के अंदर बेरी नाम की जगह है, वहाँ से झेलम निकलती हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के एक झंग नाम की जगह है, वहाँ पे जाकर के चिनाब के अंदर मिल जाती है, वहाँ पे चिनाब के अंदर मिल जाती हैं। रावी नदी की अगर मैं बात करूँ तो रावी नदी दोस्तों कहाँ से, हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से, हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और ये भी दोस्तों कहाँ पे, झंग में ही जाके, इसमें झंग में जाके चिनाब में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, सारा डिटेल में यहाँ दे रहे हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट से होता है। 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हैं और पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगली नदी की बात करते हैं, तो वो है प्रमुख नदी कौन सी दोस्तों, सतलुज नदी। सतलज या सतलुज नदी भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तिब्बत के अंदर ये भी कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत के अंदर निकलती हैं। कहाँ, इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का दोस्तों क्या नाम है, राक्षस ताल। कहाँ से, राक्षस ताल से निकलती हैं। राक्षस ताल से निकल के दोस्तों ये भारत में कहाँ से, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में दोस्तों हिमाचल के अंदर क्या है, हिमाचल के अंदर सिप किला, हिमाचल के अंदर सिप किला जो दर्रा है, वहाँ से यह भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिमाचल में जो सिप किला दर्रा है वहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हिमाचल होते हुए, हिमाचल और इसके बाद में पंजाब होते हुए दोस्तों यह पाकिस्तान के कौन सी, भावलपुर में, कौन सी, भावलपुर जगह है, ये भावलपुर जगह है। भावलपुर के अंदर, भावलपुर या भावलपुर, कुछ भागलपुर भी बोल देते हैं, तो भागलपुर बिहार में है भाइयों, बहावलपुर है ये। ठीक है, बहावलपुर जो पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है, चिनाब के अंदर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसी सतलज नदी पे ही दोस्तों क्या है, सतलज नदी पे ही आपको पता होना चाहिए कौन सा, भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। कौन सा, भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पे ही बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है सतलज नदी पर दोस्तों। ठीक है, अगली प्रमुख नदी की बात करते हैं, तो वो है आपकी कौन सी, व्यास नदी। व्यास नदी भी कहाँ से निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और उसके बाद में कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के पास ये हरिके नाम की एक जगह है। पंजाब के पास ये जो दोस्तों क्या है, हरिके, सुना होगा हरिके बैराज, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो हरिके नाम की जगह में यह सतलुज नदी में आकर मिल जाती है और यहीं से दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल जो निकाली है और राजस्थान में 470 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो है दोस्तों। ठीक है, और इस तरह से ये नदियां कंप्लीट हो गई है, पांचों इसकी प्रमुख नदी। सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है, सिंधु के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से, सिप किला दर्रे से दोस्तों। आगे पंजाब में होते हुए पाकिस्तान के बावलपुर में चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब में मिलने से पहले इसमें कौन सी, व्यास नदी आकर के मिलती है। कहाँ पर, हरिके बैराज में। कहाँ पे, हरिके के पास में। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली, ठीक है, उसके बाद में कुल्लू घाटी में बहती हुई पंजाब के हरिके में सतलज नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और यहीं से आपकी क्या निकाली गई है, यहीं से आपकी निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यहां पे ये पांचों नदियां जो है दोस्तों आगे जाके पंचनद के रूप में बहती है और ये ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस है, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके दोस्तों पांचों नदियां आगे सिंधु के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है, ओके। इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम बात कर चुके हैं। हरिके से हमने व्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है और 45 किलोमीटर आगे ट्रैवल करके कहाँ पर मिलती है, सिंधु के अंदर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बात याद रखने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि हमने ऑलरेडी मैप के अंदर देखा कि पांचों की पांचों जो नदियां हैं, पांचों की पांचों या सिंधु भी अगर माने तो हम भारत से होकर गुजरती है, भारत से होने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती हैं। तो अगर इंडिया इनके पानी पर प्रतिबंध लगा दे, इनके पानी पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दे, तो पाकिस्तान जो है प्यास से ही मर जाएगा, ठीक है। या फिर अगर डैम बना के हम ऐसा करें, डैम बना के पानी को रोके और अचानक से पानी छोड़े, तो पाकिस्तान जो है बह जाएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए थे उसके 10 सालों के बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते का नाम क्या रखा गया? सिंधु जल समझौता। क्या रखा गया दोस्तों? सिंधु जल समझौता। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी जिसको सिंधु जल समझौता भी कहा जाता है। इसके अनुसार दोस्तों तीन पूर्वी नदियां कौन कौन सी? तीन पूर्वी नदियां कौन सी हैं? व्यास, रावी और सतलज। व्यास, रावी और सतलज दोस्तों, ठीक है। SRV, सतलज, रावी और व्यास नदी जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत के कंट्रोल में रहेगी। और जो पश्चिम की नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और झेलम दोस्तों। पाकिस्तान को हम वैसे ही झेल रहे हैं तो बोला कि अब झेलम नदी भी तुम ही रखो, ठीक है। तो तीनों नदियों का जो कंट्रोल है वो किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उसके तहत जो पूर्वी नदियां हैं सतलज, रावी और व्यास, उसका कंट्रोल इंडिया के पास रखा गया और सिंधु, चिनाब और झेलम का कंट्रोल किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया दोस्तों। तो इस तरह से आपका सिंधु नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगला हम देखते हैं प्रमुख नदी सिस्टम जो है आपका हिमालय का, वो कौन सा है? सिंधु हमने कर लिया है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन सा है? गंगा। जय गंगा भैया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी का जो तंत्र है वो। दोस्तों गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। परंतु अगर बात करूं मैं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसकी 2071 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 2071 किलोमीटर। बाकी आपको पता है बांग्लादेश के अंदर बहती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो अब इसका वैसे अगर बात करूं मैं सिर्फ गंगा नदी की, तो गंगा नदी दोस्तों देवप्रयाग में आके बनती है। कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग में आके बनती है। उससे पहले दोस्तों सतोपथ ग्लेशियर जो है वहां से एक रिवर निकलती है, अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा नदी बहती है। और दोस्तों जो आपका गोमुख है, गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे है, ये 19-20 किलोमीटर आगे है। गंगोत्री से आगे गोमुख है। गोमुख से एक रिवर निकलती है, भागीरथी। जब ये दोनों नदियां दोस्तों, हालांकि इनके अंदर बहुत सी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं इन दोनों के अंदर, और दोनों नदियां जो हैं देवप्रयाग में आके मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में आके मिलती हैं तो दोस्तों इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। रिवर सिस्टम में क्या होता है, जब एक नदी दूसरी नदी के अंदर आके मिलती है तो दोस्तों अगर दोनों नदियों की गहराई जो है और पानी जो है उनका अगर समान होता है और दोनों मिलती हैं तो उनका नाम जो है आगे जाके चेंज होता है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा ऑलमोस्ट समान गहराई की नदियां हैं और उनका वाटर सिस्टम जो क्या बोलते हैं, वाटर जो वॉल्यूम है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इन दोनों का नाम आगे आके चेंज हो गया। अदरवाइज दोस्तों अलकनंदा के अंदर बहुत सी नदियां आके मिलती हैं, अभी बताता हूं मैं आपको, और भागीरथी के अंदर भी एक नदी आके मिलती हैं, परंतु इनका नाम चेंज नहीं होता है क्योंकि जो नदी आके मिली है वो इनसे छोटी नदी है, तो जो बड़ी नदी है उसी का नाम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो भागीरथी के अंदर दोस्तों, भागीरथी के अंदर पहले जो सबसे आगे पहले मिलेगी उसका नाम क्या है? धौली गंगा। क्या नाम है उसका? धौली गंगा। धौली गंगा जो मिलती हैं, तो धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलती हैं तो उस जगह कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। हिंदू धर्म के अनुसार 5 प्रयाग हैं, आपको पता होगा। तो जब धौली गंगा और अलकनंदा बनती हैं तो बनता है कौन सा? विष्णु प्रयाग दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अलकनंदा के अंदर कौन सी नदी मिलती है? आके मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा के अंदर मंदाकिनी मिलती है तो वो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग दोस्तों। अलकनंदा के अंदर पिंडार आके जब मिलती है तो बनता है कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा के अंदर दोस्तों कौन सी नदी है फिर? मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और इसी तरह से जब भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। ठीक है। और भागीरथी के अंदर एक और नदी कौन सी आके मिलती है? भिलांगना नदी मिलती है। भागीरथी और भिलांगना के तट पर ही जो है सबसे ऊंचा बांध जो बना हुआ है, टिहरी डैम बना हुआ है। टिहरी। कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। उसके बाद में दूसरी नदी जो मिलती है नंद प्रयाग के लिए, नंदाकिनी नदी है, या माफ़ कीजिएगा मैंने कुछ और बता दिया था। तो नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। उसके बाद में पिंडार नदी मिलती है तो बनता है दोस्तों कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी मिलती हैं तो कौन सा प्रयाग बनता है? वो बनता है आपका रुद्रप्रयाग। और जब दोनों मिल जाती है भागीरथी और अलकनंदा तो आपका बनता है दोस्तों कौन सा? देवप्रयाग। ठीक है। क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी मिलती है धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। उसके बाद में दोस्तों मिलती है नंदाकिनी, उसका नाम है नंद प्रयाग। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मिलती है पिंडार। ये नदियों के नाम है। ठीक है। तो बनता है कौन सा? कर्ण प्रयाग। और यहाँ से एक नदी आके मिलती है
मंदाकिनी, कौन सी? मंदाकिनी, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलती है? तो वो होता है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है। उनके बारे में हम देखते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों कौन कौन सी हैं? गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में एक तो आपकी यमुना आके मिलती है, यमुना आपकी सहायक नदी है। उसके बाद में एक कोशी नदी है दोस्तों, कोशी नदी है। उसके बाद में सोन नदी है, कोशी नदी, सोन नदी, गोमती, दामोदर, नाम आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होती हुई बहती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या है? पश्चिम बंगाल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर फरक्का नाम की एक जगह पर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली नदी जो बहती है पश्चिम बंगाल के अंदर, और दूसरी नदी जो दोस्तों पाक इसके भागीरथी, जो इसकी ट्रिब्यूटरी भागीरथी जो मुख्य धारा है इसकी, वो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा पड़ जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा हो जाता है दोस्तों। और दूसरी तरफ से जब ब्रह्मपुत्र इसके साथ में मिलती हैं, जो ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो मेघना नाम से आगे बढ़ती हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑल डिटेल बता चुका हूं मैं, सारा नाम वही है। बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में फरक्का पर दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जिस ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और क्या? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। गंगा नदी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरयू नदी, गंडक और रामगंगा दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं गंगा की, तो गंगा की जो एक सहायक नदी है दोस्तों यमुना है, ठीक है। यमुना जो है दोस्तों कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर गंगा के अंदर मिलती है। कौन सी तरफ से मिलती है? राइट साइड से मिलती है। कौन सी तरफ से? राइट साइड से। अगर यमुना की बात करूं तो यमुना दोस्तों उत्तराखंड के अंदर, यमुना उत्तराखंड के अंदर बंदरपुंछ चोटी पर स्थित, बंदरपुंछ चोटी पर स्थित कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर, कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और प्रयागराज में जाके दोस्तों गंगा के साथ मिल जाती हैं। इसका दूसरा पुराना नाम, यमुना का पुराना नाम क्या था दोस्तों? पुराना नाम भी क्या था? कालिंदी। क्या नाम था पुराना नाम? कालिंदी भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, यमुना का पुराना नाम कालिंदी है। यमुना की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, और एक और नदी है जो अभी मैप में यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, केन नदी भी है दोस्तों, ठीक है। केन नदी भी इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर दूसरी बात करूं गंगा की सहायक नदी तो कौन सी है? मैंने सोन की बात की थी, सोन है। उसके बाद में एक दामोदर नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर नदी सहायक है। उसके बाद में बात की थी मैंने गोमती नदी, गोमती है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ठीक है। तो ये गंगा की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। इनके बारे में हम अभी डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए कहाँ पे? प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा के अंदर मिल जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है दोस्तों। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है और बहुत सी सहायक नदियां हैं जिसके अंदर प्रमुख कौन है? चंबल, बेतवा और केन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी कहाँ पे? इंदौर में। ये इंदौर नाम की, इंदौर जो एक एमपी का शहर है, वहाँ पर महू क्षेत्र में कौन सी? जनापाव की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान के अंदर एंटर करती हैं और राजस्थान में अंदर एंटर करने के बाद में यह दोस्तों आगे बढ़ती है और इटावा नाम की जगह पर, इटावा नाम की जगह पर यमुना के अंदर मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट 965 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 965 किलोमीटर के ट्रैवल करके चंबल नदी जो इटावा के अंदर यमुना से मिल जाती है। दूसरी प्रमुख नदी जो है यमुना की सहायक नदी वो कौन सी है? बेतवा नदी है। कौन सी है? बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है? एमपी के भोपाल से निकलती है। कहाँ से? एमपी के भोपाल के निकट से निकलती हैं और उत्तर पूर्व के अंदर ये बहती है, उत्तर पूर्व के अंदर बहती है। और यूपी में कहाँ पे दोस्तों? ये यूपी के अंदर हमीरपुर जगह में यमुना में मिल जाती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जो है वो दोस्तों क्या है? यहीं पर दोस्तों इसी बेतवा नदी के किनारे पर ही एक प्रमुख शहर बसा हुआ है। कौन सा प्रमुख शहर? कौन सा है? सांची। कौन सा है दोस्तों? सांची। अब याद आ रहा है? सांची के स्तूप, सांची के स्तूप, यहाँ पे कई बौद्ध स्मारक हैं और यहीं पर दोस्तों सांची का स्तूप जो है जिसका निर्माण अशोक ने, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था दोस्तों। चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित मुख्य से जनापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए राजस्थान के उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है और कुल लंबाई जो है इसकी 965 है दोस्तों। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की भोपाल से निकलती है, उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सांची, बेतवा नदी के एक सांची शहर जो है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, कई बौद्ध स्मारक हैं और सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था।
ठीक है। उसके बाद में अगली प्रमुख नदी की बात करूं तो वो है दोस्तों कौन सी, कोसी नदी। कौन सी है दोस्तों, कोसी नदी। मैप के अंदर ऑलरेडी मैं कोसी नदी के बारे में बता चुका हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और बिहार के अंदर प्रवेश करती है। यह नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण काफ़ी चर्चा में रहती हैं और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार के लोग अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती हैं। और इस नदी को क्या, बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है और हर साल बिहार को जो काफ़ी नुकसान जो होता है सिर्फ इसी वजह से होता है। और यह नदी बिहार के कटिहार में, कौन सी जगह पे, कटिहार में दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली नदी दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें दो फैक्ट याद रखना है। इसे बंगाल का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को कहा जाता है। तो जैविक मरुस्थल दोस्तों किसको कहा जाता है, जैविक मरुस्थल आपकी दामोदर नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक भी इसी नदी को कहते हैं। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीती स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है, जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है। और एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जिसका उद्गम मैदानों से होता है। और जो लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ शहर दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, याद रखने वाली फैक्ट जो है यही है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है सोन नदी। ठीक है, और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। आपको फैक्ट याद रखना जरूर है कि कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों कौन सी नदी हैं, अगर मैं बात देखूं यहाँ पे इस फैक्ट को देखते हैं तो ये जो सोन नदी और यमुना नदी दिख रही है आपको, यहाँ पे दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो इन दोनों के बीच में जल विभाजन का काम करती है दोस्तों। ठीक है, गंगा की अन्य सहायक नदियों में कौन सी, घाघरा, सरयू और गंडक नदी। सरयू के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या शहर बसा हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। अगर एक और फैक्ट आपको अगर याद रखना हो तो गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां हैं जो दाहिनी तरफ से मिलती हैं और कौन कौन सी नदियां जो बाएं तट से मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दाहिनी तरफ से कौन सी है, यमुना, उसके बाद में दोस्तों सोन, और एक और नदी है कौन सी, टॉन्स। तो याद रखिए यमुना, सोन और तीसरी कौन सी है, टॉन्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बाएं तट से दोस्तों कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो बाएं तट से आपको एक तो गोमती हो गई, एक आपकी कौन सी हो गई, गंडक हो गई, मंडक नहीं भाई गंडक है। ठीक है, गंडक हो गई, घाघरा, कोसी। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं जो दाहिने और बाएं तट से मिलती है। अगर मैं बात करूं गंगा के तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, तो गंगा के तट पर दोस्तों कानपुर बसा हुआ है, गंगा के तट पर हरिद्वार बसा हुआ है, प्रयागराज या इलाहाबाद है, बनारस है, पटना है, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता आदि प्रमुख शहर जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं। इनमें दोस्तों कानपुर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला या सबसे अधिक एक तरह से लोग रहते हैं, जिसमें वो शहर दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से, और 2008 के अंदर गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरा प्रमुख जो नदी तंत्र है हिमालय का, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी दोस्तों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। चेमाडुंगड़ू नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हैं। तिब्बत में इसको यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तिब्बत में यरलुंग जांगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम के अंदर जब प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो दिहांग वैली से या दिहांग घाटी से एंटर करती है, इसलिए इसको दोस्तों दिहांग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से देखिए, ये देखिए यारलुंग या सांगपो तिब्बत के अंदर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चेमायुंगडुंग अब मुझसे याद ना बोला जाए, चेमायुंगडुंग से निकलती है, उसके बाद में दिहांग वैली से एंटर करती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग भी बोलते हैं। असम घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यह आगे बहती हैं और आगे बहते बहते दोस्तों उसके बाद में बंगाल में एंटर करती है। बंगाल के अंदर इसको क्या नाम मिलता है, बांग्लादेश के अंदर इसको क्या नाम मिलता है, जमुना मिलता है। जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती है तो मेघना नाम बनता है, और आगे जाके ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में देखिए, आप देख लीजिए, कामेंग है, ठीक है, सुभानसिरी है, उसके बाद में दिबांग है, लोहित हैं, बराक इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तिस्ता नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। तो इस तरह से ये नदियां प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ब्रह्मपुत्र असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी मैं डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। पद्मा के साथ मिलती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तिस्ता, सुवनसिरी या सुभानसिरी, कमंग, मानस, ये दाहिने तट से मिलती हैं। लोहित, बराक, तिबांग, कपिला, ये कौन सी? बाएं तट से ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। मैप के अंदर क्लियरली बता चुका हूँ मैं मूल। ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिस्ता नदी अगर मैं बात करूँ, तिस्ता नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलती है कहाँ पे? जेमू ग्लेशियर में, चोमालू लेक से निकलती है, जेमू ग्लेशियर में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती हैं। लोहित नदी को खून की नदी भी कहते हैं, खून की नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली है। कहाँ पे है? असम के अंदर माजुली स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह ये आपका आज का पहला जो सेशन था हमारा, हिमालय की जो नदियां हैं दोस्तों वो हमने कंप्लीट करती हैं। कल या परसों इसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे, कौन सी? प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद साथियों।